कर देते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें की थी। ब्लॉक रैम्स को कवर किया था। हम स्टार्ट किया था हमने कि ये रजिस्टर फाइल की तरह होती है और हम रीड राइट इस पे कर सकते हैं। फिर हमने काइंड ऑफ इसके डिफरेंट कहा था कि अगर इसको एक तो ये कहा था कि ये डुअल पोर्ट होती है। फिर हमने देखा था कि इसकी विड्थ दोनों पोर्ट्स की कन्फिगरेबल होती है, एक साइड एक तरह की और दूसरी साइड दूसरी तरह की भी हो सकती है। बाइट इनेबल्स होते हैं, यानी कि हर बाइट को अलग-अलग भी इनेबल कर सकते हैं। डुअल क्लॉक भी हो सकती है कि दोनों क्लॉक एजेस जो है, दोनों क्लॉक डिफरेंट क्लॉक्स पे भी चल सकती हैं, दोनों पोर्ट्स। और पैरिटी बिट्स इसके अलावा होती हैं कि हम उनको यूज़ करते हुए इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। 16K के बजाय 18K तक यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा हो 8, 16 और 32 वाले केस में। और फिर हमने देखा था कि इसको तीन तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, जिसमें से दो हमने किए थे, एक डिवाइस पैरामीटर्स के थ्रू और एक कोडिंग एग्जांपल्स के थ्रू। तो ये हमने किया था। सेकंड पार्ट में हमने वीजीए कंट्रोलर किया था और हमने ये किया था कि पहले इसका एक ओवरव्यू लिया था। हमने कहा था कि एक एक करके पिक्सल्स ट्रेवर्स हो रही हैं। पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, फिर उससे अगली हॉरिजॉन्टल लाइन। थोड़ी देर के लिए स्टार्ट में आपका एक सिंक पल्स आएगी और आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। फिर उसके ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर, ये तस्वीर में मेरा ख्याल है थोड़ा सा गलत बना हुआ है, इसमें रुकने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है बिफोर गिविंग न्यू, क्योंकि ये तो दोबारा फ्रंट पोर्च ही बन जाए यहाँ पर। तो बैक पोर्च होता है जो कि इससे थोड़ा सा पहले आपको वो वेट करना है, यानी अगली दफ़ा अगले हॉरिजॉन्टल पल्स से पहले वेट करना। तो हमने उसके कुछ नंबर्स वगैरह देखे और फिर इन नंबर्स के हिसाब से एक छोटा सा सर्किट डिज़ाइन किया जो कि प्राइमरीली ये काम ही कर रहा था कि हॉरिजॉन्टल काउंटर था, एक वर्टिकल काउंटर था, और हम उसमें कुछ टाइम के बाद उसको कह लेंगे कितने कितने, बेसिकली हमने टाइम्स अलाइन किए कि कितने टाइम के बाद हमने हॉरिजॉन्टल काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, कितने के बाद वर्टिकल को। अच्छा, ये ठीक था, यानी हमने दो बड़ी मज़ेदार सी एग्जांपल कर ली। तो अगर अब हम क्विकली देखें कि हमारे पास क्या क्या जो हमने डिज़ाइन एग्जांपल्स के मद में काम किए हैं, उनमें हमारे पास कुछ काउंटर्स हमने देखे थे जिनमें हम अप डाउन काउंटर दोनों तरह के हमने देखे। फिर हमने लेवल टू पल्स कन्वर्टर टाइप की चीज़ें देखी। साइलेंट आवाज आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने बी रैम्स देख ली हैं और हमने कह लें कि वीजीए कंट्रोलर देख लिया, ठीक है। और ऑब्वियसली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो इसके अलावा हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आज मैं दो काम करना चाह रहा हूँ। एक तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने टच बीच में किए थे पैरामीटर्स, ठीक है। सो मैं इनको टच करना चाह रहा हूँ कि पैरामीटराइजेबल कोड जिसको हम कहते हैं, पैरामीटर्स और पैरामीटराइजेबल कोड, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या है कि मैं, एक होता है कि एक बंदे को छोटे छोटे डिज़ाइन करने आ जाएं, जिस तरह हमने इसका डिज़ाइन किया। हमने फिर डिजिटल क्लॉक की एग्जांपल की इसके अलावा, ठीक है। उसमें भी इसी किस्म के काउंटर्स थे, ठीक है। तो वो डिज़ाइन एग्जांपल भी की। एक है कि हम कुछ डिज़ाइन बना सकें। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस कोर्स में आप में ये कैपेसिटी आ जाए कि डिज़ाइन आप बना सकें, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप में ये कैपेसिटी भी आ सके कि आप उसके कंपोनेंट्स को इस तरीके से लिखें कि आप उनको रीयूज कर सकें, दोबारा इस्तेमाल कर सकें किसी और जगह पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि हमारे डिफरेंट तरह के काउंटर्स हैं। जिस तरह एक हमने ये काउंटर बनाया, बार बार बनाया, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा काउंटर जो कि इंक्रीमेंट हुए जा रहा है और फिर वो जब किसी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचता है, ठीक है, तो हम इसको क्लियर करते हैं। और साथ ही हमने एक इनेबल सिग्नल भी इसका रखा होता है, ठीक है। सो ये वाला काउंटर तो हमने, मेरा ख्याल है कि इसी इनेबल के साथ हम क्लियर को भी एंड करके बनाते हैं। अगर मैं कहूँ कि यही था जिसको हमने 2 दफ़ा लगाकर
डिजिटल क्लॉक बनाया, यही था जिसको 2 दफ़ा लगाकर हमने VGA कंट्रोलर बनाया, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों VGA कंट्रोलर में भी हॉरिजॉन्टल काउंटर एक बनाया था, एक वर्टिकल काउंटर बनाया था। ठीक है, सो आपको ये बात याद है ना कि हमने जो सर्किट था वो थोड़ा थोड़ा याद है कि हम क्या कर रहे थे? हम बेसिकली हर क्लॉक साइकिल पे इंक्रीमेंट किए जा रहे थे इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल काउंटर, और फिर जब उसको क्लियर करते थे तो उसको हमने सेकंड काउंटर का इनेबल भी बना दिया था, और हमने कहा था वर्टिकल लाइंस जब मैक्स को पहुंचे तो इसके साथ एंड करके क्लियर कर। ठीक, और इसका हमने कोड जो लिखा था, मे बी मेरे पास शायद खुला हो, ये खुला हुआ है। ठीक है, सो ये हमारा, अगर मैं वर्टिकल काउंटर का कोड देखूं तो ये भी एग्जैक्टली यही काम कर रहा है कि मैं इसको, एक क्लियर आता है तो 0 कर देता हूँ, इनेबल आता है तो मैं इसको प्लस करता हूँ, और इन क्लियर में खुद यही वाला इनेबल भी एंड हो रहा है विद कि आपका काउंटर किसी मैक्स वैल्यू के करीब पहुंच जाए। अच्छा, यही काम अगर मैं खोलूँ, हमने जो डिजिटल क्लॉक वाली एग्जांपल की थी, ये मैं अपने उसके वेरिलॉग कोड में चला जाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने ये काउंटर बनाए थे, ये भी एग्जैक्टली इसी तरह के थे। ये पहला काउंटर तो छोड़ के जो मिनट्स और आवर्स का काउंटर था, इसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये वही जब क्लियर आता है तो इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, और ये इनेबल का जो सिग्नल है, इस पे हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं, और इसके इनेबल के साथ जब यही काउंटर मैक्सिमम किसी वैल्यू को पहुंचे तो हम 0 करें। तो एग्जैक्टली यही वाला काउंटर है जो अभी हम स्लाइड पे देख रहे थे, दिस वन। ठीक है, जो राइट साइड पर बना हुआ है, ये जो हमारा ये वाला काउंटर है। ठीक, ओके। और अगर मैं आर्स वाला काउंटर देखूं तो ये भी इसी किस्म की चीज़ है। ठीक है, तो जब आपको एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि अगर आपको एक काम एक से ज़्यादा दफ़ा करना पड़ रहा हो ना, तो इसका मतलब है कि आपको उसको बेहतर है कि ऑटोमेट कर दें, या उसके लिए कोई फंक्शन लिख दें, कोई स्क्रिप्ट लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगर मैं देखूं तो सिर्फ जो चीज़ चेंज होती है वो क्या चेंज होती है, ये चीज़ चेंज होती है कि कितना मैक्स वैल्यू आएगी। अगर मिनट्स के लिए था तो हमने कहा था 59 आए और उस 1 सेकंड गुजर जाए तो क्लियर कर दो। अगर हमारा जो काउंटर था आर्स वाला, तो उसमें हमने कहा था कि 23 आए और साथ 1 घंटा गुजर जाए तो इसको क्लियर कर दो। जो वर्टिकल लाइंस थी उसमें हमने एक काउंट डिफाइन किया हुआ था 521 का, आई थिंक। ठीक है, सो वर्टिकल काउंटर जो था वो इस तरह से डिफाइंड था। इवन जो हॉरिजॉन्टल काउंटर था वो हर क्लॉक पे कर रहा था, तो उसको भी अगर मैं इसको किसी तरह ऐसे बना दूं कि इनेबल को 1 कर दूं, तो ये चीज़ बेसिकली वही चीज़ ही बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जो हमारा इसके अलावा भी काउंटर आ रहे थे ना, वो इस किस्म के थे जिसमें हमें बाहर से इनेबल हमने नहीं किया था, बस सिंपल ये काम किया था कि यार ये इक्वल टू मैक्स हो तो इसको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ये इसी का स्केल डाउन वर्जन है। इसमें आप अगर इनेबल को 1 कर दें तो ये वही चीज़ ही बन जाएगी, क्योंकि इसका मतलब हर क्लॉक साइकिल पे ये इंक्रीमेंट। तो अगर मैं इस चीज़ को एक डब्बा बना दूं, ठीक है, तो ये एक यूजफुल चीज़ मुझे लग रही है। ठीक है, मे बी मैं नई स्लाइड पे आ जाता हूँ। तो व्हाट आई नीड इज कि मेरे पास एक काउंटर हो और मैं उसको इंक्रीमेंट करता जाऊं। ठीक है, और वो जब भी इक्वल टू सम मैक्स वैल्यू पहुंचे तब, और एक बाहर से इनेबल आ रहा हो इसका। ठीक है, इनेबल पे 1 करता रहूं, अगर वो मैक्स पे पहुंचे और उस पर इनेबल आ जाए तो मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो मैंने देखा कि अभी तक जो हमने सर्किट बनाए उनमें मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस चीज़ को किसी तरह मॉड्यूल बना दूं, ठीक है, सो मेक इट अ मॉड्यूल, और ये जो मैक्स है ये मैं किसी तरह बाहर से ले लूं। ठीक है, इनपुट बना दूं मैक्स ही। ठीक है, और मैक्स के हिसाब से एक और चीज़ चेंज होगी, वो ये कि काउंटर कितने बिट का हो, यानी कि ये कितने बिट का हो। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूँ इसकी विड्थ कितनी हो। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह हमने 3 वैल्यूज देखी, 23 फॉर आवर्स, 59 फॉर मिनट्स, 512 फॉर वर्टिकल लाइंस। ठीक है, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल काउंटर को भी इस पे लगाया था तो वो काफ़ी बड़ी वैल्यू होती। तो ये इसका मतलब है ये वेरी करती रहती है। इसके लिए कम से कम मुझे 10 बिट चाहिए, इसके लिए मुझे कम से कम 6 बिट चाहिए, इसके लिए कम से कम मुझे 5 बिट चाहिए। तो ये बिट्स चेंज हो सकती है।
तो अगर हमारे पास कोई चीज चेंज हो सकती हो जो कि लेकिन हमने रखनी फिक्स्ड हो, यानी कि एक दफा काउंटर बनाया, यानी मैं मिनट्स का काउंटर बना रहा हूँ तो मुझे ये 6 ही चाहिए, ये नहीं है कि चलते हुए हार्डवेयर में मुझे 6 से 7 करनी पड़े। मिनट्स जो है उन्होंने हमेशा 59 तक ही रहना है। तो एक दफा बना लूँ तो वो हमेशा फिक्स्ड ही रहे, लेकिन मैं इसको एक दफा बनाने से पहले सेट कर सकूं कि अच्छा अभी मुझे 6 वाला काउंटर चाहिए, या मुझे 5 वाला काउंटर चाहिए, या मुझे 10 वाला काउंटर चाहिए। सो ऐसी चीजों को हम बना देते होते हैं पैरामीटर। ठीक है, कि मैं एक विड्थ को डिफाइन कर दूं कि ये मेरा पैरामीटर है। ठीक है, और वो पैरामीटर जो है जब मैं मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक मॉड्यूल काउंटर बना रहा हूँ, तो जब मैं काउंटर का इंस्टेंस बना रहा हूँ तो मैं कहूँ जी काउंटर के आगे मिनट्स वाला काउंटर बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बता सकूं किसी तरह के यार इसकी विड्थ रखनी है तुमने 6। ठीक है, तो इस किस्म का कोई काम मैं कर सकूं। अगर मैं आर्स काउंटर बना रहा होता इसी तरह, तो मैं उसको बता सकूं कि यार इसकी विड्थ तुमने रखनी है 5। इसी तरह मैं अगर कोई वर्टिकल लाइंस काउंटर बना रहा हूँ, ठीक है, जो VGA में, तो मैं उसको कह सकूंगा यार इसकी विड्थ रखनी है तुमने 10। तो ये मैं किसी तरह कर सकूं। तो इन ये काम करने के लिए यूज होते हैं पैरामीटर्स। तो ये मेरी बात समझ आ रही है आपको, कहाँ यूज होते हैं, पहला यूज केस। ठीक है, अच्छा, आई थिंक कि मैंने ऐसा काउंटर बना कर रखा होगा। मैं अब कोड पे शिफ्ट होता हूँ। मैंने कुछ कॉमन यूज के काउंटर्स जो है ना वो वैसे बनाए ही हुए थे प्रॉबेबली। ये तो बहुत ही सिंपल काउंटर है, आप काउंटर में रखें ये। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये कोड क्या कर रहा है, ये एग्जैक्टली वही कोड है जो हमने जिसमें सिर्फ ये वेरिएबल्स के नाम चेंज होंगे। अगर मैंने जहाँ पर डिजिटल क्लॉक में मिनट्स काउंटर बनाया होगा, यानी अगर मैं इधर से ये मिनट्स वाला काउंटर जो है इसको मैं उठाकर इसके साथ रख देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो तकरीबन सेम चीज़ ही आपने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या चीज़ चल रही है, रीसेट या क्लियर पे काउंट 0 हो रहा है, इधर रीसेट या क्लियर पे मिनट 0 हो रहे हैं। इनेबल आ रहा है, उस केस में जो पिछले काउंटर का क्लियर था वो इनेबल था, तो वो इनेबल पर काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है। और जिस वक्त इनेबल हो, यानी यही वाला सिग्नल जो मिनट्स के केस में, एंड इस केस में काउंटर का नाम min था, वो इक्वल टू 59 था। इस केस में मैंने बाहर से इनपुट ले लिया है काउंटर मैक्स को यार। तो अगर मैं ये काउंटर बना दूं तो अब मुझे जहां जहां पर ज़रूरत पड़ेगी मैं इस काउंटर को इस्तेमाल कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा ये कोड रिपीट करूं। मैं इस काउंटर का इंस्टेंस बना सकता हूँ। मैं बात का ये भी कर लेता हूँ कि मैं इसकी इंस्टेंसिएशन टेम्पलेट्स भी बना के रख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बनाया होगा ये। ठीक है, कि जहाँ पर मैंने इसका इंस्टेंस बनाना है, मैंने पहले से खाली आप काउंटर बना के रखा हुआ है। ठीक है, ताकि इस पर भी मेरा टाइम ना जाए हो। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, तो मेरा जो डिजिटल क्लॉक था उस जगह पर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से ये काउंटर अप काउंटर उठाऊँ, इसका इंस्टेंस के नाम की जगह। ठीक है, मे बी मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं इसको फिलहाल, क्योंकि मैं टेम्प्रेरी फाइल बना रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ और मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से clock.p। असल में मैं क्योंकि क्लॉक का कोड नहीं लिखने लगा, वो हमने पहले लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता था, मुझे इसका इंस्टेंस बनाना था, तो मैं इसका नाम लिखता, इंस्टेंस का नाम लिखता। तो सबसे पहली चीज़ है, अच्छा मैंने जो आपको जस्ट कंपेयर इट विद आवर डिज़ाइन फर्स्ट। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि हमने इसकी क्या इनपुट रखी थी। हमने कहा था कि ये जो विड्थ है ना, दिस शुड बी अ पैरामीटर। दूसरा हमने कहा था कि मैक्स वैल्यू जो है वो बाहर से इनपुट आनी चाहिए। और तीसरा ये है, बाहर से एक इनेबल आएगा, क्लॉक का सिग्नल आएगा। और ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि काउंट जो है ये भी बाहर जाए, कि जो भी कोई इस काउंट पे काम कर रहे हैं किसी ने बाहर, वो इस काउंट को देख के कर सके। तो अगर आप देखें तो हमने क्लॉक रीसेट के अलावा बाहर से इनेबल आ रहा है। ठीक है, जिस पे हमने इंक्रीमेंट करना था, तो ये वाला इनेबल आ गया। ठीक है, दिस वन। फिर हमने कहा कि अच्छा मैक्स जो है बाहर से है, ये वाला मैक्स जो बाहर से आ रहा था, फिर राइट साइड वाला।
और एक काउंट बाहर चला जाए, हमने किया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ विड्थ पैरामीटर बनाना चाह रहे थे, ठीक है। पैरामीटर दो जगहों पे बन सकता है, एक ये कि जहां पर मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो मैं अगर इसको डिलीट कर दूं तो एक ऑप्शन यहाँ पर भी थी कि मैं यहाँ पर भी पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। पैरामीटर और जो भी मैंने उसका नाम देना था, ये यहाँ पर जो पैरामीटर डिफाइन करेंगे वो बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, वो इस फाइल का लोकल पैरामीटर होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी कोड के अंदर मैं अंदर ही कोई चीज़ डिफाइन करना चाहूँ, जिस तरह स्टेट्स हैं वो हमने कई दफ़ा पैरामीटर डिफाइन किए होते हैं, स्टेट मशीन को कोड कर रहे हो तो इस किस्म के कामों के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं जो बाहर से चेंज ना हो। यहाँ पर जो पैरामीटर आते हैं, ठीक है, ये यहाँ से मुराद क्या है कि जब ये नहीं होना था, यानी ये मेरा वो नॉर्मल कोड का तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया कि मॉड्यूल लिखें, मॉड्यूल का नाम लिखें और ब्रैकेट्स के अंदर आप इनपुट और आउटपुट डिफाइन करें। तो इस ब्रैकेट के स्टार्ट होने से पहले आप दो और ब्रैकेट्स लगाकर उसके अंदर पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, और उन ब्रैकेट से पहले आपको हैश का साइन लगाना पड़ता है। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट डिफाइन नहीं कर रहे बल्कि पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो हमने वो जो लास्ट टाइम ब्लॉक रैम की एग्जांपल की थी, ठीक है। सो मे बी इधर पढ़ा हो उसका मी रैम का, एक तो ये थी और एक ये थी। तो इसके अंदर भी असल में हो यही रहा था। उस वक्त मैं आपको इस डिटेल में नहीं लेके गया था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताया था कि ये मॉड्यूल का नाम है, उसके बाद हैश करके ये सारी जो चीज़ें हैं ये असल में पैरामीटर हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट खत्म होती है और उसके बाद फिर इसका आप इंस्टेंस बनाना शुरू करते हैं जिस चीज़ का भी बना रहे थे, ठीक है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये पैरामीटर इस तरह की चीज़ है। तो आपने ये जो पैरामीटर बनाया, यहाँ पर जब आप मॉड्यूल बना रहे थे तो आपने हैश डाला और ये पेरेंथेसिस डाल दी और उसके अंदर पैरामीटर। एक से ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे तो जिस तरह इनपुट और आउटपुट कॉमा से सेपरेट होते हैं तो ये भी कॉमा से हो जाएंगे, यानी मैं कॉमा लगा कर एक और पैरामीटर भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैक्स वैल्यू जो है वो इनपुट के बजाय पैरामीटर बनानी होती तो मैं इधर लिख देता मैक्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। लेट्स से मैं कहता मैक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो फिर इधर जो चेक लगा हुआ था ये मैं फिर बाहर इनपुट के बजाय इससे पैरामीटर से कंपेयर कर देता कि मैक्स ही। तो ये आप सॉरी आखिरी वाले के आगे फिर कॉमा नहीं लगता। तो लेकिन मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मैंने इनपुट बनाई हुई है तो मैं एक ही पैरामीटर बनाऊंगा। तो दिस इज हाउ टू यूज पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये है कि दो जगहों पर आपने जब भी वेरिलॉग में देखना है तो एक है कि वो कोई काम हम मॉड्यूल के अंदर कैसे करते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि जब उस मॉड्यूल का इंस्टेंस बनाएं तो कैसे करते हैं। तो ये वो वाला काम है जो कि जो मॉड्यूल बना रहा हूँ ये अब मेरा एक काउंटर बन गया जो कि काम करेगा। अब मैंने इस काउंटर को यूज करना था तो मुझे लिखना था इसका मॉड्यूल का नाम, उसके बाद ये इनपुट आउटपुट्स को डॉट लगाकर टाई करना था। तो उसके मैंने ये काम पहले से करके रखा हुआ है इस इंस्टेंसिएशन टेम्पलेट्स डॉट मी, ठीक है। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट किया। सो लेट्स से कि मेरा ये क्लॉक ही चलना होता अगर, ठीक है। तो मैं अभी बाकी का कोड नहीं लिख रहा, लेकिन ये पूरा मॉड्यूल बनना चाहिए था अगर मैं क्लॉक इस तरीके बना रहा होता। तो ये अगर मैं लेट से पैरामीटर हटा दूं तो ये हमारा वो पुराना तरीका है जिस तरह हम इंस्टेंशिएट करते थे कि हम मॉड्यूल का नाम, इंस्टेंस का नाम और डॉट लगाकर टाइप कर देते थे। लेकिन अगर आपने पैरामीटर भी टाइप करने हैं तो इसका मतलब है कि आप इंस्टेंस के नाम से पहले यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये मिनट्स वाला काउंटर बनाना था, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता मिनट्स काउंटर, ठीक है, जो भी नाम देना चाहूँ। फिर उसकी विड्थ मैंने अगर 6 रखनी थी तो मैं इधर लिख देता 6। अब मैंने इधर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि जहां पर मैंने क्लॉक का ये काउंटर का मॉड्यूल बनाया था वहां पर मैंने 32 लिखा हुआ है। तो अगर आप इधर से पैरामीटर पास कर दें कोई, यानी यहाँ पर 6 लिख दें, इसका मतलब है कि जो मैंने लिखा हुआ था वो अब खत्म हो गया। अब उसकी जगह जो बाहर से मैंने इंस्टेंस बनाते हुए पास किया था पैरामीटर वो इस्तेमाल होगा। यानी कि ये 32 जो है ये 32 इज डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने इसमें दी हुई है कि अगर कोई यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन करना भूल जाए और सिंपली इस तरीके से कोड लिख दे, ये कोड फिर भी चल जाएगा, लेकिन इस केस में उसकी वैल्यू काउंटर की विड्थ की 32 सेट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, जो कि हमने इस कोड के अंदर सेट की हुई। लेकिन अगर कोई इस जगह पर उसकी वैल्यू डिफाइन कर दे तो जो अब मैंने नई वैल्यू डिफाइन की हुई है वो अब प्रेफरेंस ले लेगी और ये 6 बिट वाइड काउंटर बनेगा।
ये उसी तरह है जिस तरह आप सी में फंक्शंस लिखते हैं तो उसको भी उसकी इनपुट्स को भी डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। तो उसी तरह इस केस में हमने ये डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर की दी हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आगे वाली चीज़ें तो सिंपल सी हैं कि आपने अगर वो कोई बनाना था क्लॉक को क्लॉक से टाई करते, रीसेट को रीसेट से, और जो भी मिनट काउंटर था, लेट्स से कि मैं डिजिटल क्लॉक के इस जगह पर इस कोड को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखूंगा इसका क्या इनेबल था। तो इसका इनेबल बनता था जी क्लियर, जो पीछे से क्लियर एक आ रहा था पहले वाले काउंटर का, तो बेसिकली मैं उसको इनेबल के तौर पे यूज़ कर देता। फिर इसकी मैक्स वैल्यू कितनी थी वो हम देख सकते हैं कि जी डिजिटल क्लॉक में हमने इसकी मैक्स वैल्यू 59 सेट की हुई थी, तो हम इस जगह पर 59 लिख सकते हैं। अगर आप 59 लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल में होगा। आप टिक D59 भी रख सकते हैं टू बी क्लियर, ठीक है, और विड्थ टिक डी भी कर सकते हैं, 6 टिक डी भी कर सकते हैं ऊपर अगर आपने विड्थ 59 किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट भी ये कह लेंगे डेसिमल कंसिडर होता है, ठीक है। तो और आखिर में जो भी आपने मिनट्स आउटपुट आपके आने थे वो आपने इस जगह से ट्राई कर दी। तो इस तरह आप बेसिकली काउंटर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने आर्स काउंटर लगाना था तो आप अगेन मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकता हूँ और उसके अंदर फिर चेंजेस कर सकता हूँ जो भी मैंने करनी हो, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि जो इसका क्लियर, अगर मैंने आर्स वाला काउंटर बनाना होता तो इसका इनेबल पिछले वाले के क्लियर से आना था, तो मे बी इट्स अ गुड आइडिया कि मैं उसके क्लियर को भी आउटपुट बना दूं। यानी ये जो अप काउंटर है इसके क्लियर सिग्नल को मुझे आउटपुट बना देना चाहिए, तो ये शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पर काउंट के अलावा इसका क्लियर सिग्नल भी बाहर निकल रहा हो, ताकि अगले किसी मॉड्यूल ने इसके क्लियर के ऊपर इनेबल करना है तो वो भी हो सके, ठीक है। तो अभी मैं अगर आर्स बनाऊंगा तो मुझे ये डायरेक्टली नहीं चलेगा, मुझे इसका क्लियर सिग्नल चाहिए, तो मुझे इस मॉड्यूल में थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। मे बी मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से अगर मैं इसको उठा दूँ और इनेबल के साथ मैं कहता हूँ लेट से, बल्कि काउंट से पहले कर देता हूँ, कहीं पे भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम डॉट लगाकर कनेक्ट करते होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये काम कर दूं तो अब मेरे पास ये भी आउटपुट आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं जो इधर रख रहा था इस केस में, फिर मुझे इस जगह पर डॉट क्लियर का एक सिग्नल बनाकर मैं कह सकता हूँ जो भी क्लियर मिनट्स या इनेबल आर्स भी इनको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मिनट्स जब क्लियर हो रहे थे तो हमने कहा था कि आर्स इनेबल हो रहे होंगे, जो हमारा लास्ट सर्किट था अगर आपको याद हो। तो इसको उठाकर मैं इस जगह पे टाई कर दूंगा और क्लॉक रीसेट को उसी तरह टाई कर दूंगा, तो मेरा काम। तो ये भी एक ऑल्टरनेट वे है कि आप बजाय इसके कि उधर ही कोड लिखें, आप इसको कहेंगे अच्छा ये 23 के ऊपर इसने क्लियर होना है और इनका नाम रख दें आप आर्स। तो ये अब आपका एक तरह से आपने आर्स का काउंटर बना दिया, और इसकी विड्थ हम चाह रहे थे कि 5-6 के बजाय 5, ठीक। तो ये प्रैक्टिकली जो हम प्रोफेशनल कोड लिख रहे होते हैं उसके अंदर हम अमूमन पैरामीटराइजेबल, इसको हम कहते हैं पैरामीटराइजेबल कोड। ऐसा कोड जिसको मैंने मॉड्यूल एक ही लिखा है आप काउंटर का, लेकिन मैं उसको मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने उसको पैरामीटराइजेबल बना दिया कि पैरामीटर की वैल्यू चेंज करूंगा तो वही वाला मॉड्यूल कोई और काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटराइजेबल कोड, ठीक है। अगर आपको मैंने जो एग्जांपल दी थी ब्लॉक रैम की भी पिछली दफ़ा, उसका भी मैंने आपको कहा था कि मैंने ऑलरेडी पैरामीटराइजेबल कोड बनाकर एक रखा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह ये वो वाला कोड है, ठीक है, जो कि हमने अगर एक मिनट, यानी कि हमने जो आपका ये जो लैंग्वेज टेम्पलेट्स थी इसमें कोडिंग एग्जांपल से उठाया था जो लास्ट टाइम से, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि दो चीज़ें थी, या तो डिवाइस प्रिमिटिव से जाएंगे या हम सिंथेसिस में जाकर कोडिंग एग्जांपल्स में जाएंगे और वहाँ से रैम या रोम को उठाकर उसको इनिशियलाइज कर देंगे। अगर हमने रैम ब्लॉक रैम यूज़ करनी तो हम ब्लॉक रैम में चले गए थे। अभी मैंने सिंगल पोर्ट वाली की हुई है, लेकिन आप ये कहते हैं डुअल पोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो ये वो वाला कोड था जिसमें मैंने कहा था कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स में लिखी हुई हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही काम ही किया हुआ है कि मैंने उधर से कोड को कॉपी पेस्ट किया
वहाँ पे जो ऑप्शन थी रैम ब्लॉक की कि भी उसका ऑटो रखना है ब्लॉक रखना है, तो मैंने उसको ब्लॉक रखा। पैरामीटर्स जो थे उसके वो मैंने विड्थ और रैम एड्रेस पैरामीटर थे वो मैंने बाहर से इनपुट ले लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने एक और काम किया उसमें कि इसके अंदर आपकी एक डाटा फाइल थी जिससे आप चीज़ों को इनिशियलाइज कर सकते थे, ठीक है, ब्लॉक रैम में। तो उस फाइल का नाम, उसका बिगिन एड्रेस, उसका एंड एड्रेस, ये भी मैंने पैरामीटर बना दिए, ठीक है, कि फाइल का नाम क्या है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, इसका एंडिंग एड्रेस क्या। ये स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस का ये मतलब है कि अगर ये मेरी कोई भी फाइल है जिसमें हेक्साडेसिमल में डाटा होना चाहिए, वहां से ये ऑटोमेटिकली रैम को स्टार्ट में इनिशियलाइज कर देगा। लेकिन हो सकता है फाइल मेरी काफ़ी बड़ी हो लेकिन मैं उसमें से कोई 10-20 वैल्यूज उठाना चाहूँ, तो उसके लिए हमने किया था कि हम स्टार्ट एड्रेस जिस तरह हमने 0 और 10 अगर दिया हुआ तो ये उसमें से सिर्फ 10 वैल्यूज ही चलेंगी। और ये हमने चला कर भी देखा था लास्ट क्लास में, हमने ये इसको 0 से 10 तक की बाहर से भी वैल्यूज दी थी। डाटा फाइल डॉट टेक्स्ट एक फाइल थी और हमने टेस्ट बेंच को रन किया था, तो 10 वैल्यूज ठीक आ रही थी, उसके आगे वाली वैल्यूज सही नहीं आ रही थी, बिकॉज हमने कहा हुआ है कि 10 तक वैल्यूज ही सही करें। तो ये अगेन इसकी एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर पैरामीटर डिफाइन किए, जो जो चीज़ें मैं बाहर से चेंज करना चाह रहा था वो ये। तो अब इसकी वजह से बी रैम का मेरे पास समझे एक डब्बा बन गया। जिस तरह एक काउंटर का डब्बा था, मैंने एक डब्बा बना के रख दिया जो कोडिंग एग्जाम्पल से जनरेट हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने एक बी रैम या सिंगल पोर्ट बी रैम इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। 2 पोर्ट वाली ये भी नहीं बनाई, वो भी उस कोडिंग एग्जाम्पल से उठा के आप बना सकते हैं। तो ये बन गई। इसके जो एड्रेस, डाटा इन, राइट इनेबल और डाटा आउट, ये सिग्नल थे मेन। लेकिन अब इनकी जो बिट्स थी कि ये कितने बिट का होगा, डाटा इन और आउट कितने बिट के होंगे, ये हमने पैरामीटर्स बना दिए, ठीक है। सो इससे क्या फायदा हुआ, मैं चाहूं तो मैं 1 बाइट बाय, सॉरी जरा गंदी डायग्राम बनी बट बेयर विद मी ठीक है। 8 बिट वाइड यानी 1 बाइट बाय जितनी भी मैं इसकी डेप्थ करना चाहूँ। लेट से कि मैं कहता हूँ 2K डीप करना चाहता हूँ, तो ये 16 की हो जाएगी। तो मैंने अगर ये करनी है तो मैं डाटा को कह दूंगा 7 डाउन टू 0 करना था, तो ये जो मेरे पास कोड में इधर विड्थ रैम की रखी हुई है इसको मैं 8 कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पर इंस्टेंस बन रहा है, जिस तरह मैंने टेस्ट बेंच में बनाया हुआ है इसका इंस्टेंस, तो यहाँ पर जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे मैंने दोबारा पैरामीटर बनाया हुआ है, मैं इसको चेंज करके 8 कर दूंगा, तो ये 1 बाइट वाइड हो जाएगी। इसकी डेप्थ अगर मैंने करनी है 2K, तो 2K का मतलब है 1K को 10 बिट चाहिए होती है, 2K को 11, तो मैं इसको 9 के बजाय 11 बिट कर दूंगा, तो ये उतनी ही डीप हो जाएगी जितनी हम चाहेंगे। सो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनके जरिए मैं कर सकता हूँ। और ये वाली जो स्पेसिफिक एग्जांपल थी, ये जो इस तरह की बी रैम थी, उसका एक और फायदा भी है। उसका एक फायदा ये है कि ये 8/2K तो एक ब्लॉक रैम बनती है ना, यानी 8/2K का मतलब है कि टोटल 16 किलो बिट्स होगी, ठीक है। और 18 किलो बिट्स या 16 किलो बिट्स की मैंने कहा था एक आपके पास ब्लॉक रैम। लेकिन अगर मैंने बड़ी ब्लॉक रैम बनानी है, मुझे इससे ज़्यादा बिट्स चाहिए, तो तब मैं क्या करूं। तो इस वाले कोड की अच्छी बात यही है कि अगर मैं इसको 2K के बजाय 4K कर दूं, ठीक है, या 8K कर दूं, लेट से मुझे ऐसी 4 ब्लॉक रैम्स चाहिए थी सीरीज में लगी हुई है कि, बल्कि सीरीज में क्या आप समझो कि मैं एड्रेस दे सकूं 0 से लेकर 8K-1 तक, ठीक है। सो 8K का मतलब होता है कि मुझे K के लिए चाहिए 10 बिट, 8 के लिए चाहिए 3 बिट, तो मुझे इसका मतलब है 13 बिट का एड्रेस चाहिए, ठीक है। सो 13 बिट का एड्रेस मैं अगर इधर पैरामीटर में आकर सेट कर दूंगा, ये जो हमारा एड्रेस था इधर 9 के बजाय 13 कर दूं, तो टूल ऑटोमेटिकली पीछे 4 ब्लॉक रैम्स को जोड़कर एक बड़ी ब्लॉक रैम बना देगा, ठीक है। तो ब्लॉक रैम को जोड़ने की अदरवाइज हमें ये खुद से बनानी पड़नी थी। अगर हम डिवाइस प्रिमिटिव से करते हैं उसमें हम विड्थ और डेप्थ की फिक्स वैल्यूज हैं, उसमें अगर मैं 8K कहूंगा तो मैं उसको 2K डीप से ज्यादा नहीं कर सकता, तो सिंगल ब्लॉक रैम के लिए तो वो अच्छा है। लेकिन अगर मुझे उससे 4 गुना बड़ी ब्लॉक रैम चाहिए, तो मुझे ऐसी 4 चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिक लिखनी पड़ती है जो कि इस केस में नहीं लिखनी पड़ेगी, टूल खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। वो लॉजिक क्या होती है, होती सिंपल सी है, यानी कि मैं क्योंकि अब मैं 8 बाइट कर रहा हूँ, तो ये लेट से 8/2K का मतलब है कि ये आपके पास
11 बिट का एड्रेस है। सो ये आपकी 11 बिट का है, और डाटा जो आपके पास आ रहा है वो 8 बिट का है। ठीक है, तो ये 8 बिट का है, ये 11 बिट का है। ठीक है, लेकिन आप अगर 8x8 के करना चाह रहे थे तो इसका मतलब है आप 13 बिट डीप चाह रहे थे, तो आपके पास बाहर से जो एड्रेस आ रहा है वो 13 बिट का है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम सारों को सेम एड्रेस दे दें, उसकी 11-11 बिट ट्राई कर दें। ठीक है, बट हम जो इसका राइट इनेबल आ रहा है हर एक का, उसको इस तरीके से कंट्रोल करें कि सिर्फ एक वक्त में एक ही का राइट इनेबल है। ठीक है, राइट करते हुए। ठीक, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो इन 2 बिट के ऊपर अगर मैं एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये 4 मेरे पास बी रैम थी। ये मैं आपको जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, मैं इसमें से आपसे पूछूंगा नहीं शायद, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाहर से जो अगर एड्रेस आ रहा था 13 बिट का, अगर 11 बिट मैं इधर कर दूँ, 2 बिट इधर कर दूँ, और इन 11 को मैं एड्रेस से डायरेक्टली टाइप कर दूँ, तो इसका मतलब है जब मैंने कहा 0 के ऊपर लट से या 10 के ऊपर 20 लिखवाना है, तो वो सारों को एड्रेस 10 चला गया। लेकिन असल में तो मैंने पहले वाले पर लिखवाना था, तो उसका मतलब है उसके इसमें ये वाली बिट 0 होंगी, तो इन पर मैं एक राइट इनेबल को डीमक्स कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये इधर से इधर तक चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। तो ये डीमक्स से आ रहा है ये राइट इनेबल है, और ये जो इधर से आ रहा है ये एड्रेस है। इनके क्योंकि हर एक के 11-11 बिट के एड्रेस थे, तो ये 11-11 बिट का एड्रेस हर जगह पर हमने टाइप कर दिया। ठीक है, और राइट इनेबल बाहर से जो एक ही आ रहा था उसको हमने डीमक्स कर दिया। इससे क्या होगा कि 11 बिट का मतलब है 2K तक ये जाएगा, तो 0 से 2K तक अगर वैल्यू हुई तो MSB 0 होंगी, तो राइट इनेबल हमेशा इसी का जनरेट होगा। जब 2K से बढ़ के 2K+1 होंगे, तो 2K+1 में ये वाली बिट 1 हो जाएगी और बाकी सारी 0 होंगी। ठीक है, सो एड्रेस 0 ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक रैम बन जाएगा। तो इस 1 की वजह से ये वाला डीमक्स की बिट 1 हो जाएगी, तो अगर राइट किया तो इस जगह पर लिखा जाएगा। इसी तरह जब 4K हो जाएगा तो ये वाली बिट्स 10 हो जाएंगी, तो फिर इसका राइट नेबल जनरेट हो जाएगा। 4K से लेकर 6K तक जाएंगे, 6K से ऊपर जाएंगे तो ये 1-1 हो जाए। ये वही चीज़ है जो हम शुरू से ट्रुथ टेबल में पढ़ते आ रहे हैं, पहली बिट 0101 चलती है, अगली 0011 चलती है, अगली 4041 होते हैं। ठीक है, तो उस तरह जब आप 11 बिट तक पहुंचते हैं तो ये वाली बिट जो है ना, ये समझेंगे 2K0, 2K1, 2K0, 2K1 रहेगी, उससे अगली बिट 4K में 0 रहेगी, 4K में 1 रहेगी। तो इवेंचुअली फर्स्ट 4K के लिए ये 00 रहेगी, सॉरी 2K के लिए, अगले 2K के लिए 01 रहेगी, उससे अगले 2K के लिए 10 रहेगी, उससे अगले 2K के लिए 11 रहेगी। तो इन 2 बिट की बेस पे फिर हम ये मक्स लगा सकते हैं। इसी तरह जो डाटा आउट आ रहा है उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं कि हमारे पास 4 जगहों से डाटा आउट आ रहा है, तो उसके ऊपर मक्स लगा दें। ठीक है, और वो भी इन्हीं 2 बिट्स की बेस पे हम लगा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें साइंस ये बनती है कि डाटा एक साइकिल बाद आता है, तो उसको एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको एक बिट रजिस्टर इधर लगाना पड़ता है कि ठीक है जो मैंने पिछले साइकिल में एड्रेस दिया था उसका डाटा आ रहा है, तो एक साइकिल पुराना डाटा एक रजिस्टर के बाद मिल रहा होता है, तो वो 2 बिट का इधर रजिस्टर लगा देंगे, यही दोनों बिट्स आगे गई, उसकी बेस पे मार्क्स करके डाटा आउट। तो ये मैंने वैसे आपको एग्जांपल दे दी कि अगर बाहर से 13 बिट का एड्रेस, राइट इनेबल, डाटा इन और डाटा आउट आ रहा हो, तो ये आपकी ब्लॉक रैम कैसे जुड़ती हैं। ठीक है, बाहर से जो डाटा इन आ रहा है लट से, वो भी हम सारों को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक डाटा इन नहीं बनाया था क्योंकि वो सबसे सिंपलर था कि उसको ब्रॉडकास्ट कर दें, कुछ भी ना करें, एड्रेस की पहली 11 बिट को ब्रॉडकास्ट कर दें, राइट इनेबल पे डी मार्क्स, डाटा आउट पे मार्क्स, और एक इधर का डिले लगाएं, तो आप बड़ी बी रैम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये सारी लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं रही, बिकॉज हमने ये कोडिंग एग्जाम्पल के थ्रू जब किया, तो अगर मैं उसकी विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये टूल हमारे लिए ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली 2 चीजें चाहिए होती हैं बी रैम में। ठीक है, एक आपकी होती है विड्थ और एक आपकी होती है डेप्थ। ठीक है, तो डेप्थ में तो मैंने जो पिछला सर्किट बनाया उस तरह चीज करती है। अगर मैंने विड्थ बढ़ानी हो, यानी मैक्सिमम 32 हो सकती है लेकिन मैंने 64 करनी है, तब आप समझें कि आपने 2 बी रैम इस तरह लगा दी। ठीक है, और बाहर से जो 64 बिट का डाटा आ रहा था, ठीक है, उसकी 32 बिट आप इधर टाइप करते हैं, पहली 32 या अगली 32, और बाकी की 32 जो है वो आप इधर टाइप कर दें डाटा इन पे। ठीक है,
तो ये ऑटोमेटिकली चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। एड्रेस को तो उसी तरह रहने दें, तो डाटा इन जो आ रहा था वो इस तरह, इसी तरह जो डाटा आउट आ रहा था उसमें 32 बिट बाहर आ रही थी, उनको बस इकट्ठा करके एक वो जो कंकैटिनेशन पड़ी थी 64 बिट की बस बना ले, ठीक है। तो विड्थ बढ़ाना तो सबसे आसान था, यानी विड्थ बढ़ाने में क्या था कि जितनी जितनी बिट आ रही है उनको पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिफरेंट। अगर मैंने 64 के बजाय 128 बनानी है, 4 पैरेलल में लगा दें, तो 128 बिट चौड़ी और 512 डीप आपकी ब्लॉक रैम बन जाएगी। बाकी एड्रेस और राइट नेबल उनको उसी तरह ही रहने दें, बिकॉज डीप डेप्थ हम नहीं चेंज करें। अगर आपने डेप्थ चेंज करनी है तो फिर आपको ये मार्क्स लगाना पड़ेगा, और दोनों चेंज करनी है तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे, यानी कि आपको ऐसी पैरेलल में भी लगानी पड़ेंगी और उनके भी मल्टीपल कॉपीज लगानी पड़ेंगी। तो ये वाला सारा काम अवॉइड हो जाता है जो हमने कोडिंग एग्जांपल से जो बी रैम जनरेट की थी, यानी कि ये जो हम इधर यूज कर रहे थे दिस बी रैम, कि इसको मैं बाहर से जो मर्जी इधर से विड्थ और डेप्थ दे दूं, तो अगर ये एक स्टैंडर्ड ब्लॉक रैम के साइज से बड़ी हुई तो सिंथेसिस टूल ऑटोमेटिकली नोज कि उसने उनको किस तरह जोड़ना है और वो ये वाला काम कर देगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई, कोई मैंने नया टॉपिक नहीं छेड़ा, मैंने जो हमने चीज़ें पढ़ी हुई थी उन्हीं को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने में हमने कहा कि पैरामीटर को हमने पहले थोड़ा सा मैंने इंट्रो दिया हुआ था, लेकिन मैं चाह रहा था कि हमें डेप्थ में पता होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हो तो शुरू में आपका बल्ला सीधा रखने की प्रैक्टिस कर लें तो आपकी वो रहती है, अगर शुरू से ही टेढ़े बल्ले से मार रहे हैं तो फिर बाद में ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो जो आपने हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं वो शुरू से ही कोड पैरामीटराइजेबल लिखने की कोशिश करना शुरू कर देना, तो वो एक अच्छी उनके अंदर ये आदत बन जाती है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि वह छोटा सा डिज़ाइन बनाकर खुश हो गए, वो थोड़ा सा सोचते हैं कि यार इसको मैं थोड़ा जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ कि कल को फ्यूचर में यही वाला कोड रीयूज हो सके, ठीक है। तो ये कंपनियों की पॉलिसी होती है कि आप कहते हैं कम दफ़ा लिखना पड़े आपको कोड और रीयूज हो जाए, ठीक है। तो ये रीयूज के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो ऑब्वियसली आप माशाल्लाह सारे मेरी तरह सुस्त आदमी हैं, तो आप भी यही चाहते होंगे कि कम कोड लिखना पड़े, ठीक। ओके जी, यहाँ पर हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं।